Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online portal of Sri Akarni Academy and EduTech. Now we launch our new portal, online portal for your education and for all your valuable time, because you know your time is lacking for your exams and competitive exams such as the NEET and board exams. तो सीबीएसई आरबीएसई सिलेबस रिडक्शन कर दिया, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के आपके सिलेबस में बात कर रहे हैं हम आरबीएसई सिलेबस में। एक एंजाइम्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो एंजाइम्स के टॉपिक्स में हमने काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट हैं, इन्हें बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है, इनका एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंजाइम रिएक्शन को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, कि एंजाइम्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हमने मतलब स्टडी कर ली है कि डिस्कवर किड्स ने किया था। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेचर क्या होता है, प्रोटीनेशियस क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, नॉन फैक्टर, उसके नॉन प्रोटीनियस पार्ट में बात करें तो को फैक्टर, को एंजाइम एटसेट्रा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था हमारी पिछली क्लास में। तो आज की हम क्लास में बात करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहते हैं। तो ये है जो एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम जो आपको ये बता रहा है इसके पूरे एंजाइम्स को। आप थोड़ा सा इस एंजाइम्स जो डायग्राम है ना, इस स्लाइड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा और आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बड़े आसानी से इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे है एंजाइम का फंक्शन। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले जो एंजाइम है, ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये है सबस्ट्रेट, और ये पूरा जो ब्लैक वाला है ये है एंजाइम। तो एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम्स की क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब जो एंजाइम को एक्टिवेट करे, और यहाँ पे एक्टिव साइट काम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी में सबस्ट्रेट जब जुड़ता है एंजाइम के एक्टिवेट होने की एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जैसे सपोज यहां पे हम बात करें, प्रीवियस स्लाइड, ये ए है और ये जो कन्वर्ट हो रहा है यहां पे, इसको कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का लेवल है इस तरह का, ये है एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ इस रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए या परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है। अब इसी में हम बात करें कि एंजाइम जब आते हैं, मैं आपको दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, विच विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे जैसे ही एंजाइम का रोल हुआ, मैं दूसरी लाइन से इसी में शो कर रहा हूँ, आपको देखिएगा, कुछ नोटिस किया आपने, यहाँ पे जो पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी उस एनर्जी को ये सिर्फ इस लेवल तक ले आया। कब? जब एंजाइम है, जब एंजाइम प्रेजेंट है तब बिना एंजाइम के ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब एंजाइम आया तो ए से बी कम एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गया। तो जो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, तो उसको एंजाइम क्या कर रहा है, इसको क्या कर दिया इसने, पहले सपोज 10 किलो कैलोरी चाहिए थी या 10 कैलोरी चाहिए थी, जो अब जाकर के उसने 4 कैलोरी कर दी है। तो एंजाइम ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या रिड्यूस
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को जो किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेट होने के लिए या उस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है, वो उस एनर्जी के लेवल को कम कर दिया। अब एक एक पत्थर या दो पत्थर उठा के लेके जाएं हम यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसके लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी। हम ऐसे 4 चक्कर लगाएंगे तो हमारी बैटरी लो हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे कोई मैकेनिकल रिसोर्स लें, कोई ट्रॉली ले लें या कुछ ऐसा सोर्स ले लें जिसके नीचे पहिए लगा उसके ऊपर रख करके ले जाए, तो हम 40 चक्कर लगा लेंगे ऐसे, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन नहीं। तो उससे क्या हुआ, हमें मैकेनिकल सपोर्ट मिला, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, उसमें हमारे जो पर चक्कर में जो एनर्जी खर्च हो रही थी वो एनर्जी कम खर्च हो रही है अब, इसलिए हम ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वही पत्थर हम हाथ में उठा करके लेके जा रहे थे तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। तो एंजाइम वही चीज करता है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी के लेवल को वो कम कर देता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इसलिए वहां पे रिएक्शन जल्दी परफॉर्म हो जाती है, वो एंजाइम रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम यहाँ इस डायग्राम में बात करें तो ये जो डायग्राम है ये एंजाइम का है। ये जो साइट्स होती है ये कहलाती है एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स आर दोज प्लेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड। यही वो साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। और आपने बात की थी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जैसे को फैक्टर हो गया या को एंजाइम हो गया या प्रोस्थेटिक पार्ट हो गया, वो भी यहीं अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट आकर के जुड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप है ये सबस्ट्रेट जुड़ गया। अब यहाँ पे जब इनकी बॉन्डिंग होती है थोड़ा सा शेप में चेंजेस होते हैं। शेप में चेंजेस किस तरह से होते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। जो अलग अलग थ्योरीज होती है, एक लॉग-एन की थ्योरीज है, एक इंड्यूस्ड फिट थ्योरीज है, ठीक है। तो एंजाइम और लॉग और की के किस तरह से रेस्पॉन्सिबल वर्क करते हैं। तो एंजाइम और ने जो शेप चेंज करके अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट। अब देखो ये कंप्लीट इनकी बॉन्डिंग हो गई है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है जहां पे एंजाइम है और ये क्या थे हमारे सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जब यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं, इनकी बॉन्डिंग हो गई है, एक्टिव साइट में रिकॉग्निशन हो गया है, कंफर्मेशनल चेंजेस हो गए हैं। तो अब ये नया को जो कॉम्प्लेक्स बना है एंजाइम सबस्ट्रेट के जुड़ने से उसको कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसमें एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की साइट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद सबस्ट्रेट को अपना काम करना ही था, चाहे वहां एंजाइम प्रेजेंट है चाहे नहीं है। लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, हम नॉर्मली बात करें मैक्सिमम केसेस में तो फास्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब ये देखो जो पहले दोनों ही ग्रीन थे अब यहाँ कलर चेंज हो गए, तो हम कह सकते हैं ये क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट्स। जो पहले सबस्ट्रेट थे अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। किसकी बदौलत, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बदौलत। तो अब ये नया कॉम्प्लेक्स जिसमें एंजाइम और प्रोडक्ट आपस में जुड़े हैं, इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको सिंपल फॉर्म में कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ESC, इसको हम कह सकते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EPC। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ही प्रोडक्ट जो होता है एंजाइम से अलग हो गए। देखो यहाँ पे सपोज अगर हम याद करें इस रिएक्शन में मैं कुछ इस तरह से लिखूं, A गिव राइज टू B प्लस C, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारा A हो गया। अब ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो A से B और C अलग हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे हम बात करें सुक्रोज, ये हमारा क्या हो गया, सुक्रोज, और सुक्रोज ने ब्रेकडाउन होकर के क्या दिया, B हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये चीजें हमें देखने को मिली यहाँ पे। तो ये एंजाइम्स का फंक्शन होता है। अब
ये बी अलग हो गया और सी भी अलग हो गया, जो पहले यहाँ पे जो आपस में जुड़े हुए थे कहाँ पे, सुक्रोज में। तो अलग करने वाला कौन, एंजाइम। अब ये एंजाइम देखो यहाँ से फ्री है, ये फ्री होकर के कहाँ जा सकता है, अगेन इट कैन पार्टिसिपेट in the reaction to bind with the new substrate and it can form enzyme substrate complex again। मतलब कि एक एंजाइम फ्री होने के बाद दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और फिर से नया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट फाइनली एंजाइम से फ्री हो जाएंगे। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये एंजाइम का एक नॉर्मल मोड ऑफ एक्शन होता है कि एंजाइम पहले होता है अलग, सबस्ट्रेट अलग होते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं ये S प्लस E गिव राइज टू ESC, ESC then give rise to EPC and finally what will be it form, E प्लस P। जो पहले S प्लस E था अब वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट लाइन में हम बात करें कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ESC, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट मेक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो आपको मैंने बताया था हमारे पास क्या बन रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो बेसिकली मैंने आपको पिछले डायग्राम में बड़े अच्छे से समझाया, पिछली स्लाइड के डायग्राम में। ऑन द सरफेस ऑफ ईच एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक एंजाइम जो होता है सब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ESC। After attaching to with the substrate, enzymes change their shapes and comes into the new form। जब एक बार एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से जुड़ रहा होता है तो यहाँ पे थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, जैसे फिट नहीं हो रहा है अंदर तो थोड़ा सा यहाँ की साइड्स में और यहाँ की साइड्स में चेंजेस आएंगे ताकि ये इसमें फिट हो जाए। फिट होने के वापस फिर ये प्रोडक्ट दे देगा। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा एंजाइम सबस्ट्रेट में थोड़ा सा। एट द एंड प्रोडक्ट्स टर्म्ड सबस्ट्रेट एंजाइम, ठीक है। तो पहले ESC बनेगा फिर बाद में क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट फाइनली रिलीज हो जाएगा। तो हम बात करें इसको तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो बाद में किसमें चेंज होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली क्या होता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट वापस से फ्री होता है और ये एंजाइम क्या होता है, अगेन इट इज फ्री टू बाइंड विद द न्यू सबस्ट्रेट। ये फिर से किसी नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए फ्री है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह से रहता है। नेक्स्ट लाइन में बात करें हम, अब इसी चीज के लिए जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो इनकी जो बॉन्डिंग जो होती है इसमें जो मैंने बताया कन्फर्मेशनल चेंज, मतलब कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है। कहाँ पे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है। और मैंने बताया था आपको मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखिएगा मैंने आपको पिछले बताया था इस चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो कन्फर्मेशनल चेंज आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स बनता है, ESC जो बन रहा है उसके रेफरेंस में कुछ साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रखी है। तो वो थ्योरीज की बात करें, एक एमिल फिशर है, ठीक है। तो एमिल फिशर जो है, एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, लॉक एंड की थ्योरी, जो लास्ट क्लास में मेरे से किसने पूछा भी था। तो मैंने कहा था जब हमारी थ्योरीज आएगी डिस्कस करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म के मोड ऑफ एक्शन की, तब हम इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टाइम आ गया है, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो फर्स्ट थ्योरी है लॉक एंड की जो एमिल फिशर ने दी थी 1984 में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक ताला है तो दूसरी चाबी है। अगर एंजाइम ताला है, इफ एंजाइम इज लॉक देन सबस्ट्रेट विल बी की, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, उसकी चाबी होगा। तो एक चाबी जो होती है वो स्पेसिफिक ताले में ही लगती है, ठीक है।
तो हर एक ताले के लिए एक चाबी होती है। उस चाबी से आप कोई दूसरा ताला नहीं खोल सकते, या फिर हम बात करें उस ताले को किसी और चाबी से नहीं खोला जा सकता, या फिर उस चाबी से कोई और ताला हम नहीं खोल सकते। ये आप सभी जानते हैं, हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, तो हर एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, या यूं कह सकते हैं हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है। तो ये आपस में क्या है, एक ताला है तो दूसरी चाबी है। तो वही बात है कि इनकी जो बॉन्डिंग होती है, तो एंजाइम इसी चीज को थ्योरी को कहा गया था लॉक एंड की थ्योरी। ए स्पेसिफिकल एक्टिव सॉरी सरफेस ऑफ एंजाइम फॉर्म अ बॉन्ड विद द स्पेशल सबस्ट्रेट। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। जिस तरह से हर एक ताले के लिए एक अलग से चाबी होती है और उस ताले को किसी दूसरी चाबी से नहीं खोला जा सकता, सेम इसी तरह से हर एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है, वहां पे किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसको कहा गया लॉक एंड की थ्योरी। लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चाबी फिक्स होती है वहां पे एंजाइम वहां लॉक में जाएगी, वो खोलेगी। तो यहाँ पे इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं मिलता, आप चाबी वापस निकालोगे वैसी की वैसी है। ठीक है, तो एक नई थ्योरी आई उसके बाद, इंड्यूस फिट थ्योरी। ये थ्योरी जो है कॉसलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, प्रपोज बाय कॉसलैंड। कब? 1958 में। ठीक है, अब ये क्या कहती है, अब ये कह रही है एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो होते ही हैं, और इनकी बाइंडिंग जो होती है वो एक्टिव साइड से होती है। एक्टिव साइड से बाइंडिंग होने के बाद इन एक्टिव साइड में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं, इनकी संरचना में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो चेंजेस आए वो इतने हार्ड भी नहीं होंगे, इतने रिजिड भी नहीं होंगे, इतने कठोर भी नहीं होंगे। ठीक है, जिस कारण से यहाँ चेंजेस ना आ सके। तो ये स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड्स के बने सॉफ्ट होते हैं, जो कि जैसे सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है तो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, ये इस तरह से, तो यहाँ पे इतना हार्ड नहीं है, यहाँ जगह क्रिएट कर दी है, अब यहाँ ये फिट हो गया। ठीक है, जैसे जाएगा ये वापस अपनी शेप में आ सकता है, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यही बात कहना चाह रहे हैं इंड्यूस फिट थ्योरी में कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो इतना रिजिड नहीं होता है, एंजाइम इतने रिजिड नहीं होते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइड इतनी हार्ड नहीं होती है, और सबस्ट्रेट जब आता है तो एंजाइम की एक्टिव साइड में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है ताकि वहां सबस्ट्रेट फिट हो जाए। जब सबस्ट्रेट वहां पे एक बार फिट हो गया तो वो इजीली निकल जाए और एंजाइम अपने वापस पुराने शेप में आ सकता है। तो इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। कॉसलैंड ने कहा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको एंजाइम की एक्टिविटी में देखने को मिल सकते हैं। एज सून एज सबस्ट्रेट कम इन कांटेक्ट विद द एंजाइम, एक्टिव साइड चेंज बिकम अकॉर्डिंग टू इट। जैसा सबस्ट्रेट है वैसी एक्टिव साइड में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और देखने को मिलते ही हैं। अदरवाइज एकदम रिजिड होता, जैसे ताले चाबी में, ताले के अंदर चाबी गई, घुमाया, वापस वैसे की वैसे निकाला जब, तो वो थोड़ी कम एक्सेप्टेबल की गई क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो रहे। जबकि वास्तव में एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स बनता है, वहां पे थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहां पे? एंजाइम की एक्टिव साइट्स में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो दोनों थ्योरी हो गई हमारी। अब एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, हमने बात की कि एंजाइम की जब ये एंजाइम फंक्शन किस तरह से करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जहां 10 किलो कैलोरी चाहिए थी या 10 कैलोरी चाहिए थी, उसको वो 4 कैलोरी तक लेके आ गया। मतलब एक्टिव एंजाइम को जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी, बेसिक एनर्जी थी, बेसल एनर्जी लेवल था, उसको क्या कर दिया उसने? रिड्यूस कर दिया, बहुत नीचे ले आया। तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएटिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए जो बेसल एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शन के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो एंजाइम करते क्या? एंजाइम हैव दिस स्पेशलिटी दैट दे कैन रिड्यूस, ये एंजाइम का एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर है, रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस कर देता है। सो लेसर एनर्जी, लूसर नहीं है, लेसर एनर्जी है यहां पे, थोड़ा सा लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड
टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो मिनिमम जहां 10 किलो कैलोरी चाहिए थी वहां 4 किलो कैलोरी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एंजाइम का फंक्शन होता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बना, पहले ES, फिर ESC, फिर EPC और लास्ट में E+P। ये पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का जो नामकरण है, एंजाइम का नाम किस तरह से रखा जाए। जैसे हमारे घर में भी अगर कोई न्यू बेबी होता है तो उसके नामकरण किया जाता है कि इसका नाम किस तरह से रखा जाए, क्या नाम रखा जाए जिससे इसको इन फ्यूचर में बुलाया जाए। तो एंजाइम में बात करें, अकॉर्डिंग टू ड्यूक्लैक्स in 1883 the suffix age is used for the name of enzyme। कोई भी एंजाइम है उसके पीछे एज लगा दो, जैसे सुक्रोज तो सुक्रेज, माल्टोज माल्टेज, एज लग गया किसी के भी पीछे तो क्या कहलाएगा, वो एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुक्रेज है ना कि सुक्रोज, तो एज लगा है ASC, तो ये किसके लिए स्पेसिफिक हो गया, सुक्रोज के लिए। माल्टेज तो किसके लिए हो गया, माल्टोज के लिए। अब तो नामकरण के लिए क्या हो गया, पहले तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के लिए हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट के बेस पे वो एंजाइम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या है, उसके पीछे एज लगा दो, किसी भी चीज के पीछे एज लगा दिया तो वो एंजाइम बन गया। जैसे कार्बोहाइड्रेज, एज लगाए तो ये बन गया एंजाइम। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट द सफिक्स एज इज यूज्ड। ठीक है, जैसे सुक्रोज के लिए सुक्रेज, माल्टोज के लिए माल्टेज। द सफिक्स एज व्हेन द अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट इट बिकम्स द नेम ऑफ एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज जो कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, तो यह एंजाइम क्या हो जाएगा, सुक्रेज। पीछे एज लगा तो बस जो भी सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट ये हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया एंजाइम। तो एंजाइम का नाम किस पे, सबस्ट्रेट के बेस पे रखा गया। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एंजाइम किस तरह की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेस पर भी एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, एंजाइम का नाम रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय देम। ठीक है, तो एंजाइम किस तरह की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसके बेस पे एंजाइम का नामकरण किया जा सकता है, नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज। ठीक है, तो हाइड्रोलेज क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे यहाँ ए बी जुड़े हुए हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, ए और बी को अलग कर दिया, तो ये काम हो गया हाइड्रोलेज का। वैसे हम सबके लिए अलग अलग बात करेंगे जो जो एंजाइम्स आएंगे। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है, एस है, तो हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज एटसेट्रा। तो वो क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोलेज क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तोड़ रहा है। ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। डिहाइड्रोजिनेज क्या है, किसी भी रिएक्शंस में से, किसी भी सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। नाम से बता रहा है डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब नॉमेनक्लेचर का बेसिक जो है मेन तो वो मेन क्राइटेरिया यही है। इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे इसको कहते हैं, एक एंजाइम कमीशन आया था, एंजाइम कमीशन। इसी कहते हैं एंजाइम कमीशन ने एक प्रोटोकॉल फिक्स कर दिया, हर एक अब एंजाइम जो है उसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो एक स्टैंडर्ड वे में होगा। तो वो क्या है, 1955 में
presented the standard systematic nomenclature of for enzymes. तो एंजाइम्स के लिए एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा? एंजाइम कमीशन के द्वारा, ईसी कमीशन के द्वारा, एंजाइम्स कमीशन के द्वारा। के इन दिस सिस्टम ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। इसमें क्या किया गया था? एक तो सबस्ट्रेट के बारे में जानकारी ली गई, एक रिएक्शन के बारे में जानकारी ली गई, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किस तरह की हो रही है तो वो उसके बारे में जानकारी ली गई और उन सबको एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में डाला गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड जैसे हेक्सोकाइनेज, अब हेक्सोकाइनेज का नाम किस तरह से हो गया? यहाँ पे HEX हो ना, डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ये कुछ ज्यादा लंबा नाम हो गया, इसको ये तो सिर्फ एक है, ऐसे अगर हम एंजाइम में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब क्या किया? दिस स्टैंडर्ड नेम आर वेरी कॉम्प्लेक्स, so all small names also presented which are called recommended name। अब उसको रिकमेंड करने के लिए कि हर एक एंजाइम का एक छोटा नाम होना चाहिए, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको 6 हेक्सोज या डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, याद करने में डिफिकल्टी रहेगा। अब एक याद करने में डिफिकल्ट है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आप सब रिएक्शन में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस, टीसीएस साइकिल में दुनिया भर के एंजाइम्स आएंगे, तो वहां पे याद कैसे रखेंगे? तो एंजाइम्स के लिए बात करें तो नेक्स्ट बात करें का नामकरण किस तरह से, नॉमेनक्लेचर किस तरह से आगे के लिए कि हर एक के लिए, तो इसी ने यहाँ पे हर एक एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक इसी नंबर डिसाइड कर दिया और यहाँ पे एंजाइम क्लासिफिकेशन को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। तो बात करें कौन सी कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने, IUB ने ये एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, और इसी कमीशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, जिसमें यहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट के लिए दो चीज होगी, नाम से पता पड़ रहा है ऑक्सीडो मतलब कि ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिडक्टेज में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों चीज एक साथ देखने को मिलेगी और वो कौन परफॉर्म करेगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दिस एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वैसे ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और रिडक्टेज एटसेट्रा। इस तरह की जो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, आपको रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, तो वो एंजाइम क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज, और ये क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड बात करेंगे ट्रांसफरेज, नाम से बता रहा ट्रांसफर करना, किसी चीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाना, तो ये क्या करते हैं? जैसे अमाइनो ट्रांसफरेज, तो ये क्या करेंगे? अमीनो ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठा करके दूसरे सबस्ट्रेट पे ले जा करके रख देंगे, तो उसको कहेंगे अमीनो ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम्स ट्रांसफर एनी ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू एनी अदर सबस्ट्रेट, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी चीज को ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांस अमीनेज, ट्रांसफॉस्फेटेज या फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। फॉस्फोफ्रक्टो ट्रांसफरेज, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज से ट्रांसफर कर रहा है या फ्रक्टोज पे ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफरेज का मेनली काम क्या है? किसी भी चीज को एक सबस्ट्रेट से उठा करके दूसरे सबस्ट्रेट पे ला करके रख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें A+B, तो यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ ट्रांसफरेज डाला हमने, ये एंजाइम ट्रांसफरेज अब क्या किया इसने? A+B_NH2, तो अब ये NH2 तो पहले A के साथ था, B के साथ आ गया, तो ये अमीनो ग्रुप के लिए हो गया, तो इसको कहेंगे अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज, तो ये चीज आपको यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के एंजाइम्स में देखने को मिलेगी। तीसरी बात करें हाइड्रोलाइसिस, जो भी लास्ट स्लाइड में था, मैंने आपको कहा, मैं आपको एंजाइम कमीशन में बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है,
हाइड्रोलेज क्या होता है? किसी भी चीज का ब्रेकडाउन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हाइड्रोलेज आएंगे, वो क्या करेंगे? ए को अलग कर दिया बी से। अब ए अलग है, बी अलग है। डिसोसिएशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ईच अदर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे हम वाटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलेज है। तो यहाँ पे दिस एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन इन विच एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डन। यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, चाहे वाटर का एडिशन हो चाहे रिमूवल हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाटर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे एसेंशियल है, जैसे कार्बोहाइड्रेज, फ्यूमरेज, FUMERAC एटसेट्रा, तो जहां पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट है वो हाइड्रोलेज हो गया। नेक्स्ट बात करें हम लाइजेज। तो लाइजेज में बात करेंगे, सेम चीज है जो हाइड्रोलेज में होती है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए बी, ए अलग बी से। नाउ ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। देखिए यहां कोई वाटर की बात नहीं हो रही है, जहां पे वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो कहलाते हैं लाइसेज। दिस एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन विदाउट हाइड्रोलाइसिस in the substrate. It breaks the special covalent bond of substrate and remove the group. Example aldolase, जैसे aldolase करता है, ठीक है। एक मतलब कि A और B को इसने अलग किया, लेकिन यहाँ वाटर का रोल नहीं है। अगर यहाँ वाटर इन्वॉल्व हो जाता तो ये क्या हो जाता, कौन से ग्रुप हो जाते? थर्ड ग्रुप में चले जाते हैं, जो हाइड्रोलेज हमने पढ़े हैं। और बेसिकली कौन से वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फिर बात करें आइसोमरेज। ये आइसोमरेज, दिस एंजाइम्स चेंज द सबस्ट्रेट इनटू इट्स ऑप्टिकल आइसोमर एंड चेंज इट लाइट ओरिएंटेशन। एग्जांपल फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। यहां स्पेलिंग थोड़ा गलत है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, तो क्या करता है, किसी भी ग्रुप को या एक ग्रुप को फ्रक्टो आइसोमरेज, मैं यहां लिख दे रहा हूं तब ग्लूको, जस्ट अ मिनट, प्रीवियस स्लाइड, जस्ट प्रीवियस स्लाइड, यस दिस वन। अब यहां पे जो आइसोमरेज है, जैसे ग्लूकोज जो है वो अपनी आइसोमेरिक फॉर्म जो होती है एक और फ्रक्टोज, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे ग्लूको फ्रक्टो आइसोमरेज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपनी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका एंजाइम कौन सा होगा, या कॉमन वे में कह सकते हैं आइसोमरेज। एक और इसकी एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है म्यूटेज, वो भी इसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लास्ट जो ग्रुप है हमारा एंजाइम का क्लासिफिकेशन का, लाइगेज। अभी तक हमने सबको तोड़ने की बातें की थी, तो लास्ट लाइगेज ग्रुप में जाकर के हम सबको एक साथ संगठित कर देते हैं। ए और बी जो है, अब इसको ए बी कॉम्प्लेक्स बना दिया, ए और बी आपस में क्या हो गए, अब जुड़ गए, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज। एक तरह से फेविकॉल का गम का काम करता है।
तो दिस एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो बेसिकली ये एंजाइम जो है जोड़ने का काम करता है, एक गम का काम करता है, एक फेविकॉल का काम करता है, फेविक्विक का काम करता है, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ता है। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो ये बीच का जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जोड़ने का जहां पर भी बात की जाएगी तो कौन जोड़ेगा? लाइकेज। ये चीज थोड़ा 4 नंबर और 6 नंबर थोड़ा टर्म्स थोड़ा सिमिलर है। यहाँ लाइसेज है, यहाँ लाइकेज है। लाइसेज क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है, जबकि लाइकेज क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ ही आपका एंजाइम का टॉपिक पूरा हो जाता है जो आपके सिलेबस का है। एंजाइम का चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसको शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मोस्ट अपडेटेड रिसेंट जो अपडेट्स होंगे, लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्दी सबसे पहले मिलेंगे, ठीक। इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।